माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने आजमगढ़ पहुंचे। सपा मुखिया अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से चलकर वाराणसी पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा 12:08 पर पुलिस लाइन आजमगढ़ आए। इसके बाद 12:20 पर नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन के दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, वरिष्ठ सपा नेता अबू आसिम आजमी, बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, हवलदार यादव आदि मौजूद रहे। अखिलेश यादव 12:20 पर नामांकन के लिए पहुंचे और करीब 1:35 पर नामांकन दाखिल कर वापस लौटे। उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के प्रस्तावक रहे पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव व मुबारकपुर से बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली। नामांकन दाखिल करने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगह EVM खराब होने और मतदान में विलंब के कारण मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। इसका जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा विपक्षी दलों की वीवीपैट से मतदान कराए जाने की मांग न माने जाने पर कहा कि यह सरकार और चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह विरोधी दलों की आशंकाओं को दूर करे। उन्होंने कहा कि पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में वोटों की बारिश हुई है और 7वें चरण तक मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा, जो महागठबंधन के पक्ष में रहेगा। श्री यादव ने अपने खिलाफ बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाए जाने के संबंध में कहा कि हमारे खिलाफ प्रत्याशी तो खड़ा होगा ही, निर्विरोध तो नहीं जीतने देंगे। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को 5 साल के केंद्र और 2 साल के प्रदेश सरकार के कार्यों का हिसाब देना होगा। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समाजवादियों की धरती है और यहाँ की जनता भारी मतदान कर जीत का आशीर्वाद देगी। सुबह से जो जानकारी मिली है, कई जगह EVM खराब रही, कई जगह लोग लाइन में लगे रहे और मतदान में देरी लगातार हुई है। इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की है और
और इलेक्शन कमीशन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कहीं सूचना मिलती है तो कम से कम 10 या 15 मिनट के अंदर मशीन बदले और जिससे कि समय से और पूरा मतदान हो जाए। ये वीवीपैट की बात नहीं मानी गई है तो क्या आपको लगता है कि कुछ रिगिंग होगी? हालांकि लोग भरोसा कई बार टेक्नोलॉजी पे नहीं कर पा रहे हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन और सरकार को ये भरोसा दिलाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हम और बहुजन समाज पार्टी कई बार इन बातों को रख चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक अपना पक्ष रख सके हैं, तो उस पर तो विपक्ष का मानना या दुनिया में जहाँ जहाँ मशीनें चली हैं वहाँ मशीनें बंद हुई, बाद में बैलेट चला। पहले चरण और दूसरे चरण में आप कितना अंतर पा रहे हैं आप? देखिए, पहले चरण में जो वोटों की बारिश हुई वो वोटों की बारिश आगे बढ़ रही है और 7वें चरण तक न जाने कितनी वोटों की बारिश होगी। आजमगढ़ से क्या उम्मीद है अब? आजमगढ़ समाजवादी धरती और यहाँ के लोगों ने खींचने का काम किया है, इसलिए उनके बीच में आए। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता अच्छे मतदान कर करके अच्छी जीत का आशीर्वाद देगी। एक और बात है कि बहुत सारे लोग, देखिए स्वाभाविक है क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ये तो नहीं छोड़ देगी कि निर्विरोध हो जाए कोई। मुझे उम्मीद है कि साइकिल और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने मिलकर के काम किया है आजमगढ़ में और काम और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएगी, गठबंधन आगे ले जाएगा। बीजेपी को कम से कम बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या काम कराए हैं। तो हिसाब किताब 5 साल का नहीं 7 साल का हिसाब किताब क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। उत्तर प्रदेश के कई नेता बिगड़े। अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट क्षेत्र में सुबह से ही पहुंच गए थे। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही अखिलेश का काफिला नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा, समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बेकाबू समर्थकों ने बैरिकेडिंग को धता बताते हुए अंदर प्रवेश कर लिया। उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह से पुलिस ने उन्हें दूसरे स्तर की बैरिकेडिंग से वापस भेजा। अखिलेश के नामांकन को लेकर भारी फोर्स की तैनाती की गई थी। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से टाल ठोकने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को नामांकन किया। वहीं लालगंज सुरक्षित सीट से बसपा की संगीता व कांग्रेस के पंकज मोहन के द्वारा भी नामांकन किया गया। अखिलेश यादव के द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार उन पर लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 0 है। 2017-18 में अखिलेश यादव की आयकर विवरणी के अनुसार कुल दर्शित आय 84,83,063 रुपये और उनकी पत्नी डिम्पल यादव की आय 61,45,073 रुपये है। जंगम आस्थियों के अंतर्गत अखिलेश यादव की 7,90,01,116 रुपये व उनकी पत्नी 3,68,16,108 रुपये की स्वामिनी है। स्थावर आस्थियाँ अखिलेश के पास 16,90,21,941 रुपये व उनकी पत्नी की 9,30,20,001 रुपये की है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के पास 14,26,500 रुपये के ऋण हैं। अखिलेश यादव की शैक्षिक योग्यता बी सिविल एनवायरनमेंट है, जो मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास की है। लालगंज सुरक्षित सीट से नामांकन करने वाली संगीता आजाद अरिमर्दन की पत्नी है। उनकी शैक्षिक योग्यता बीएड है। उनके ऊपर आपराधिक मामले 0 हैं। उनकी आय 13,39,248 रुपये व उनके पति की दर्शित आय 27,73,670 रुपये है। वहीं कांग्रेस के पंकज मोहन पर 3 आपराधिक मामले हैं, लेकिन किसी पर दोष सिद्ध नहीं है। उनकी दर्शित आय 2,49,980 रुपये व उनकी पत्नी की आय 4,89,532 रुपये है। पंकज मोहन की योग्यता बीए पास है। नामांकन के तीसरे दिन आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र क्रय किया। लालगंज सुरक्षित सीट के लिए 5 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र क्रय किया गया।
आजमगढ़ में गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर जबरदस्त हमला बोला। बैठोली में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि चौकीदार चाय वाला है तो हम भी दूध वाले हैं। बिना अच्छे दूध की बेहतर चाय नहीं बन पाती है। चौकीदार ने देश को खराब चाय पिलाई है। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री और ठोकीदार नाम से संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि चौकीदार ने देश के युवाओं की नौकरी चोरी की है। चौकीदार ने आपका पैसा बैंक में जमा कराया, वहां से आपका पैसा अमीर लोग लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता से समाजवादियों का विशेष लगाव है। समाजवादियों ने यहाँ की विरासत को आगे बढ़ाया है। अखिलेश ने कहा कि हमने यहाँ के लिए समाजवादी एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। जिन किसानों को हमने अपनी ज़मीन दी उनके लिए खजाना खोल दिया। जितना मुआवजा हमने दिया देश में किसी ने नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चौकीदार हट रहे हैं तो ठोकीदार भी हटेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम ही बनाएंगे। जैसे एक्सप्रेस वे पर जहाज उतरे थे यहाँ भी उतरेंगे। तभी बनेगी जब दूध अच्छा होगा। कोई हमें बता दे बिना अच्छे दूध के अच्छी चाय कैसे बन जाएगी। हम लोग समझ ही नहीं पाए, चाय के चक्कर में पड़ गए। ये सब दूध वाली चाय पीने वाले हैं कि दूसरी काली चाय पीने वाले हैं। तो अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं।
कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। ये जब चौकीदार हट रहे हैं तो ठोकीदार भी हट रहे हैं। ये सड़क अगर कोई कमी छूट जाएगी, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो जो कमियां छोड़ करके जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। और जिस तरीके से उद्घाटन हुआ था कि हरकुलिस और मिराज और सुखोई उतरे थे, इसी आजमगढ़ में पट्टी बना करके उन हवाई जहाजों को उतारने का काम। लेकिन हमारे बलिया के लोग, आप निराश मत होइए, बाबा जी ने आपकी सड़क को रोक दिया है। हम बलिया भी ले जाना चाहते थे, आपकी सरकार बनेगी तो बलिया में भी वही सड़क जाएगी। इसलिए बुनकर भाइयों से भी हम निवेदन करना चाहते, काम शुरू कर दिया था, बड़े बड़े शहरों में बुनकर बाजार बनना शुरू कर दिया था। हमारे भदोही के लोग जानते होंगे कि भदोही ने कारपेट के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाया और उन्होंने बुनकर एक्सपोर्टर जो है उन्हीं से कहा कि आप कितना सुंदर अच्छा बनाना चाहते हो, कितना खजाने का पैसा चाहते हो। उन्होंने कहा 200 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। हमारी समाजवादी सरकार ने उन्हें 200 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया और ऐतिहासिक कारपेट के लिए बुनकर बाजार बना दिया। यहाँ भी मुबारकपुर में बनना शुरू हो गई थी। जब मैं पहली बार दुर्गा जी के घर पर आया था, आजमगढ़ के तार और आजमगढ़ के खंभों ने सड़क घेरी हुई थी आपकी। सड़क चौड़ी नहीं थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी। उसी समय तय किया कि सड़क को चौड़ी भी करेंगे और तार को अंदर करेंगे। बनारस में अभी भी तार अंदर नहीं हो पाए हैं, हमारे शहर के आजमगढ़ के उनसे पहले हो गए हैं और रहे बचे हम लोग आने वाले समय में कर देंगे। ये महागठबंधन महामिलावट नहीं है, ये महागठबंधन महापरिवर्तन वाला गठबंधन है। और आजमगढ़ के लोग बताओ, हमें बताओ आजमगढ़ के लोगों कि अगर बीजेपी और उनके लोग हमारे 3 दल को महामिलावट बोल रहे हैं, तो आजमगढ़ के लोग बताओ भारतीय जनता पार्टी का 38 दलों से गठबंधन है, ये कौन सी महामिलावट होगी जिसका पता ही नहीं है। न जाने कौन सी महामिलावट है। और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, यहाँ के किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, जो हमें दूर दराज से दिखाई दे रहे हैं, जो पंडाल में नहीं है, सर पे गमछा रख करके दोपहरी में खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव मामूली नहीं है। ये चुनाव देश के परिवर्तन का चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने का है और ये चुनाव हमें और आपको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को बचाने का भी चुनाव यही वाला है। और जिनसे मुकाबला है, जिनसे हमें मुकाबला करना है, वो न जाने कौन सा झूठ बोलते हैं, न जाने कौन सी साजिश करते हैं और न कौन सी नई बात करते हैं, कोई पता नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं, कहते हैं कि हमें नया देश बनाना
अच्छे दिन कहाँ हैं? हम सब पर गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठेंगे और अच्छे दिन ढूंढ लेंगे कहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में गुरुवार को भंवरनाथ क्षेत्र स्थित कमहीनपुर गांव में विजय संकल्प महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वाति सिंह मौजूद रहीं। आजमगढ़ संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ ही जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संचिता बनर्जी, अमित लता सिंह, सुमन सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण व सम्मान भाजपा में ही सुरक्षित है। आजम खान की टिप्पणी के साथ ही डिम्पल यादव के बयान का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुखद है, एक महिला इसे छोटी बात कह रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता जानती है कि मोदी जी ने क्या किया है। इस चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। बताना चाहूँगी कि ऐतिहासिक जीत तो माननीय मोदी जी की हो रही है और हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशियों की हो रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और कोई भी व्यक्ति अपने वोट को खराब नहीं करेगा। एक बोलना और एक्चुअली होने में अंतर है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गायक है या कोई नृत्य करता है जिसको वो लोग नाचने वाला बोलते हैं, वो उनका अपना प्रोफेशन है और कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को शो कर रहा है कि उनकी क्या मानसिकता है किसी व्यक्ति की प्रोफेशन को लेकर, और जिस व्यक्ति की मानसिकता इतनी खराब है वो इस अपने क्षेत्र के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा। आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, भारी मतदान हो रहा है, किसके पक्ष में जाएगा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि भारत की जनता जानती है कि मोदी जी ने उनके लिए क्या किया है और जिन लोगों ने 50-55 साल इस देश पर राज किया उन लोगों ने क्या किया, उस अंतर को समझ चुके हैं और वो मोदी जी को चुनेंगे। मुझे लगता है कि डिम्पल यादव खुद ही एक महिला है। मैंने अपनी भाषण में भी इस बात को कहा कि जब महिला को कोई इशू हो तो उस समय हमें किसी जाति या धर्म में नहीं बंटना चाहिए। और बहुत दुखद है कि डिम्पल यादव ने एक महिला के ऊपर आजम खान ने इतनी अभद्र टिप्पणी की और उसको डिम्पल यादव छोटी बात बोल रही है, तो कहीं ना कहीं दुखद है। और ये फिर मैं बोलूँगी कि उनके परिवार की मानसिकता है, उनके पार्टी की मानसिकता है। वोट बैंक के लिए कर रही है। देखिए, वोट बैंक के लिए तो ये लोग हमेशा जातिगत राजनीति करते रहे और धर्म की राजनीति करते रहे, लेकिन अब भारत की जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा। 2014 में भी हुआ, 2017 विधानसभा में भी हुआ और 2019